नमस्कार, मैं शिरीन आप सबका आपके चैनल राइजिंग स्टार ट्यूशन्स में पुनः एकदा स्वागत करती हूँ। आज हम प्रस्तुत हुए हैं जैनेंद्र कुमार की बहुचर्चित कहानी अपना अपना भाग्य लेकर। इस कहानी में आज हम देखेंगे, ये एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी व्यंग्यात्मक है। इस कहानी में ज़्यादा पात्र नहीं है। लेखक ने लिखी कहानी यानी मैं शैली में ये कहानी लिखी हुई है। नैनीताल में घूमने गए मित्रों की कहानी है। इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सिर्फ वकील, दोस्त, लड़का ऐसे नाम है। इस कहानी में हमें 3 तरह के बच्चों का वर्णन मिलता है। अंग्रेज़ी स्त्री और भारतीय स्त्री में अंतर, भारतीय मनुष्यता की मानसिकता, गरीबी का चित्रण और भाग्य के भरोसे छोड़ने की प्रवृत्ति का दर्शन हमें मिलता है। तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। निरुद्देश्य का मतलब होता है बिना उद्देश्य के। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारे से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर ज़रा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। अब देखो बच्चों, निरुद्देश्य यानी इसका मतलब है कि बिना उद्देश्य के। जैसे उनके जो लेखक और लेखक के जो मित्र हैं, ये बहुत घूमने के बाद नैनीताल के किसी सड़क के किनारे बेंच पर वो बैठ गए थे, है ना। फिर बेंच पर बैठने के बाद में जिस तरह से उन्होंने संध्या का वर्णन किया है, ये हमें आगे मालूम होता है कि वो संध्या जो है वो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरों को घूम रहे थे, है ना। और हल्के प्रकाश अंधियारी से रंग कभी वे नीले दिखते तो कभी सफ़ेद और फिर ज़रा अरुण पड़ जाते थे, जैसे कि वो हमारे साथ यानी लेखक के साथ खेलना चाह रहे हो। ये बादलों के बारे में उन्होंने बताया है कि उनको वहाँ का जो निसर्ग जो वर्णन है, नैसर्गिक वर्णन उन्होंने इसमें किया है। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मैंने झुंझलाकर कहा, चलिए भी। अब देखो, इतना खूबसूरत जो नेचर है, जो सराउंडिंग है, वो इतने भाग गए थे उनके मित्र कि उनको वहाँ से उठने का मन न हुआ। तो लेखक ने उन्हें झुंझला कर कहा, यानी उनको हिलाकर कहा कि अब चलिए भी यहाँ से। अरे ज़रा बैठो। हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब ज़ोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। उनके मित्रों ने उनका हाथ पकड़कर उनको बिठा दिया। जब बिठाने के बाद में उन्होंने क्या कहा, सनक से छुटकारा पाना आसान न था और ज़रा बैठना भी ज़रा न था। अब देखो, सनक यानी क्या, धुन यानी पागलपन। जो ये पागलपन की जो छुटकारा इनसे पाना आसान न था, लेकिन वो उनके जो मित्र है उस इतने गुम हो गए थे उस संध्या में। वो जो क्लाइमेट था उसमें इतने गुम हो गए थे कि उनका जो ज़रा बैठना, वो ज़रा यानी कुछ वक्त के लिए न था, यानी वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठना चाहते थे। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कूड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वो क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेद में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। अब उनके जो मित्र हैं, उनके मित्र बोल रहे थे, पूछे उनको कि देखो वो क्या है। तो लेखक जो है उन्होंने उनको क्या दिखाई दिया कि एक काली सी मूर्ति यानी उनकी तरफ कोई आ रहा था। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का। सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न दायां था न बायां था। पास की चुंगी कि लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सुनी है। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है।
अब देखो बच्चों, ये जो लेखक और उनके जो मित्र हैं एक सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठे हुए हैं और शाम का वक्त है और नैनीताल यानी वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, है ना। तो उनको तो वहाँ का जो प्रसन्न वातावरण में उनको बैठने की इच्छा हो गई थी, तो उन्होंने लेखक का हाथ पकड़ कर नीचे बिठा दिया। फिर ऐसे वक्त में उनको एक जो कोहरे की एक धुंध में, जैसे वाइट चादर होती है ना, कोहरा यानी शबनम की, तो वहाँ से कोई एक काली सी मूर्ति यानी वहाँ से कोई एक व्यक्ति उनको आता हुआ दिखा। तो वो किस तरह का था? एक बच्चा 10-12 उम्र का बच्चा था। उस बच्चे का उन्होंने वर्णन एक इस तरह से किया है, तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि वो जो बच्चा है उसके ना पैर में कुछ है, उसकी जो कमीज़ है वो फट गई है, वो गोरे रंग का था, लेकिन वो हमें गरीबी के मतलब वो भूख से लाचार था और वो गरीबी के कारण वो ऐसा काला पड़ा हुआ था, है ना। लेकिन वो जो उसका जो माथा जो था वो उससे झुर्रियाँ खा रहा था, यानी इसका मतलब वो बहुत दिनों से भूखा था और वो बच्चा गरीब था। वो हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। बस वो अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए! उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मुख फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यही कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया? क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूँ ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यही कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आँखों से बोलकर मुक खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। अब देखो बच्चों, ये लेखक के मित्र और वो जो बच्चे में संवाद हो रहा था, उन लेखक के मित्रों ने उन प्रश्नों की झड़ियाँ लगाए दी थी, एक के पीछे एक अनेक प्रश्नों, और उनको सही उत्तर भी मिल गए थे। अभी उन्होंने फिर से क्वेश्चंस किया कि माँ बाप है? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। अब देखो, उसने उसकी जो हिस्ट्री थी उसके घर की, उसने लेखक के मित्रों के सामने रख दी कि वो उसका जो मित्र है उसके साथ में वो गांव छोड़कर आ गए थे। गांव में उसके माँ बाप और उसके भाई बहन थे और घर में इतनी गरीबी थी कि उसके माँ बाप भी भूखे रहते थे, है ना। तो इसलिए उसने गांव छोड़ दिया और यहाँ काम करने के लिए आ गया कि काम करूँगा तो थोड़े पैसे मिलेंगे तो उसका भी गुजारा हो जाएगा। तो उसके साथ में का जो उसका साथी था वो कहाँ गया? चलो देखते हैं। कहाँ गया? मर गया। बस ज़रा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। पूछा, मर गया? देखो, उसका जो बच्चे का जो साथी है, वो साथी जो है वो मर गया है। अब वो मर गया है, वो किस तरह क्यों मर गया इतनी कम उम्र में, क्या हुआ उसके साथ में, ये तो कुछ पता नहीं है। लेखक को अचरज हुआ। अचरज यानी इसका मतलब है आश्चर्य हुआ। हाँ साहब ने मारा, मर गया। देखो, उनके जो साहब है जहाँ पर वो नौकरी करता था, उसके साहब ने उसे इस कदर मारा कि वो बच्चा जो है, जो लड़का जो है वो मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुँचे। वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। काश्मीरी दुशाला लपटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पलें थीं, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए, ये लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो।
अब ये जो लेखक ने वो बच्चे को साथ में ले लिए और वकील साहब के होटल में चले गए। फिर उन्होंने वकील साहब के उनको कमरे से उतर कर आए। फिर उतरने के बाद उन्होंने पूछा कि इसको कहाँ से लाए? तो इन्होंने कहा कि आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? तो उन्होंने बोला हाँ थी तो, लेकिन ये जो होते हैं ना ये पहाड़ी बच्चे बहुत ही शैतान होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अवगुण यानी दोष होते हैं, तो आप भी क्या अजीब है उठा लाए कहीं से भी। तो मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा, आप भी बस खूब है, ऐसे एरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। अब देखो ये जो बोल रहे हैं कि वकील साहब बोल रहे हैं कि अगर मैं ऐसे ही किसी एरे गहरे को अगर काम पे रख दूँ तो दूसरे दिन क्या करेगा, उनके जो सामान है कुछ लेकर भाग जाएगा। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। देखो अब ये बच्चे को तो इन्होंने कुछ नौकरी नहीं दी, नौकरी पर रखा नहीं, तो फिर लेखक और उनके जो मित्र हैं अपने अपने कमरों में चल दिए। और फिर ये बच्चा जो है, ये जो लड़का है, वो असमंजस होकर यानी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो फिर उसने क्या किया कि वो फिर उस जो कोहरे में है वहाँ पर वो चल दिया। और वहाँ जो नैनीताल की जो ठंड हवा थी, इतनी ठंड थी कि उन्होंने जो कोट पहना था वहाँ से के अंदर भी उनको वो जो हवा थी वो बदन को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। शीत यानी ठंडी है। उसके पास बहुत कम कपड़े। सिकुड़ते उनका जो मित्र है, जो ठंडी से जो काँप रहा था, सिकुड़ रहा था, उसने तो कहा कि अरे बहुत ही ठंड है, लेकिन उस बच्चे के पास तो बहुत ही कम कपड़े हैं। ये संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। देखो अब ये तो दुनिया है, जिसको उसको अपनी अपनी पड़ी हुई होती है ना। तो वो जो है वो क्या कहता है लेखक कि ये तो संसार है। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डीपो में नहीं आया। अब ये होटल का नाम है होटल डीपो। अब दूसरे दिन सुबह हो गई। फिर सुबह होने के बाद में उन्होंने देखा तो वो कोई जो बच्चा है वो कुछ आया नहीं। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी ख़त्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी। अब देखो ये जो लड़का जो रात में चला गया था, ठंड तो बहुत थी, है ना। अब इस ठंड के कारण फिर दूसरे दिन भी सुबह में अब नैनीताल का जो क्लाइमेट है वो ठंड का ही है ना। तो वो ठंड के कारण उन्होंने उस बच्चे का वेट किया तो बच्चा कुछ उनको दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने उस लड़के की आस लगाए बैठने की उनको कोई ज़रूरत नहीं समझी। और नैनीताल की जो सैर थी उन्होंने उसे खुशी खुशी ख़त्म कर चलने को हुए। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। देखो सब जो मित्र है, लेखक और उनके मित्र सारे मोटर में सवार होते हैं और उनको समाचार क्या मिलता है कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर यानी उस ठंडी से ठिठुर कर वो मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चितड़ों की कमीज़ मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की
बेहयाई ढांकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंड कफन का प्रबंध कर दिया हो। देखो बच्चों, इस कहानी का जो आखिरी जो पार्ट है वो इस तरह है कि मरने के लिए, यानी जब वो बच्चा वहाँ पर मर गया तो उस बच्चे के गरीबी के मुंह पर, गरीब के जो मुंह पर, छाती पर, मुट्ठियों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर थी। और इस दुनिया की जो बेहयाई है ना, बेहयाई हुई ना कि वो बच्चा नौकरी मांगने के लिए आया था और वकील साहब ने बस वो कुछ चोरी करेगा इसलिए उसे नौकरी पर नहीं रखा। बच्चों, कहानी जो है अत्यंत मार्मिक बिंदु पर आकर समाप्त होती है और ये कहानी ये स्पष्ट करती है कि आज के लोगों में दयालुता तथा परोपकार जैसे मूल्यों का अभाव हो गया है, जिसके कारण किसी मजबूर तथा दयनीय स्थिति से जूझते व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसकी स्थिति को अपना अपना भाग्य बताकर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। और ये जो अमीर लोग होते हैं ये बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, इनके दिलों में गरीबों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती। और ये जो अमीर लोग हैं इनको दूसरे की दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं होता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिस वजह से आपके मित्रों को भी इसका फ़ायदा हो। धन्यवाद।